बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम जिस किताब के रिव्यू के ऊपर बात करेंगे उस किताब का नाम है होमो डियस। ये युवाल नोआ हरारे की बहुत ही रिनाउंड बुक है। और ये किताब जो है ये फ्यूचर को डील करती है, फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में ये किताब है। समटाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि युवाल नोआ हरारे की जो किताब है 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी वो भी फ्यूचर के बारे में है और होमो डियस भी फ्यूचर के बारे में है। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि बेसिकली जो 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी किताब है ये नियर फ्यूचर को डील करती है और होमो डियस जो किताब है ये फार फ्यूचर को डील करती है। आइए अब इस किताब के रिव्यू की तरफ चलते हैं। युवाल नोआ हरारी ये कहता है कि हज़ारों साल तक इस दुनिया की जो अथॉरिटी है वो इंसानों के पास रही है, लेकिन ये अथॉरिटी अब चैलेंज हो रही है और ये अथॉरिटी इंसानों से शिफ्ट करके एल्गोरिदम्स के पास जा रही है। वो ये कहता है कि पहले वक्तों में ये ख्याल किया जाता था कि ये जो अथॉरिटी है वो पावर ऑफ इमेजिनेशन और पावर ऑफ कोलैबोरेशन से नहीं आती, बल्कि जो अथॉरिटी है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड या अबव द क्लाउड्स आती है। तो लेकिन बाद में जब 2-3 सेंचुरीज पहले ह्यूमनिस्टिक रेवोल्यूशन आया तो उसमें ह्यूमन फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज किया गया। उसमें इस चीज़ को कंसिडर किया गया कि जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे थोड़ा शेयर करता चलूँ कि जो ह्यूमनिस्टिक रेवोल्यूशन था या ह्यूमनिस्टिक जो वर्ल्ड व्यू था वो फ्री विल और फ्री चॉइसेस की बेस के ऊपर, उसकी बुनियाद जो थी वो फ्री विल और फ्री चॉइसेस थे। मैं यहाँ पे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो ह्यूमनिस्टिक वर्ल्ड व्यू था वो फ्री चॉइसेस और फ्री विल के ऊपर खड़ा हुआ था। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, पॉलिटिक्स के अंदर बात करूं, तो वो कहता था कि वोटर्स नो बेटर या वोटर्स नो बेस्ट, कि वोटर डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम आए इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमी के अंदर वो कहता है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। ये एक मंत्रा था जो टाउट किया जाता था और अभी भी फ़िलहाल तो किया जाता है। और इसमें जो कस्टमर की एस्पिरेशंस हैं, कस्टमर की विशेज़ हैं, कस्टमर्स की डिज़ायर्स हैं, कस्टमर की विम्स हैं, उनको प्रायोरिटाइज किया गया। उसमें वो एक एग्जांपल भी देता है कि अगर टोयोटा वाले दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट्स, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुला के एक दुनिया की बेहतरीन कार बना दें और उसको मार्केट में लेके अगर लोग उसको पसंद ना करें तो वो एक फ्लॉप प्रोडक्ट कंसिडर होगी, क्योंकि वो लोगों की जो कस्टमर्स हैं उनकी विम्स और विशेस के मुताबिक नहीं होगी। इसके बाद वो मॉडर्न आर्ट की बात करता है कि ह्यूमनिज्म के अंदर मॉडर्न आर्ट के बारे में कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। और ह्यूमनिज्म जो है वो ब्यूटी या आर्ट की ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन को डिनाई करता है। इसके बाद अगर हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स के बारे में भी ये कहा जाता है कि जो भी चीज़, जिस भी काम को करने से आपको अच्छा फील होता है और उससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचता, तो वो काम आप कर सकते हैं, वो काम एथिकल है और वो काम मॉरल वैल्यूज़ के मुताबिक है। इसके बाद एजुकेशन में आपको पता है कि एजुकेशन में वो कहता है कि पहले ये ख्याल किया जाता था कि एजुकेशन का मकसद ये है कि डिवाइन मैसेज को समझना, लेकिन ह्यूमनिज्म के अंदर जो है वो एजुकेशन से मुराद है कि खुद को समझना, नो योर सेल्फ। तो ये कुछ एरियाज थे जिसमें मैंने आपसे शेयर किया कि कैसे ह्यूमनिज्म ने इसमें जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव है वो उसको चेंज किया और एक नया वर्ल्ड व्यू क्रिएट किया। लेकिन वो ये अब कहता है कि जो ह्यूमनिस्टिक वर्ल्ड व्यू है वो अब अंडर थ्रेट है, और वो जो अंदर थ्रेट है वो लेबॉर्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज़ और सिलिकॉन वैलीज ये उसके लिए एक थ्रेट काज कर रही हैं। इस बात को एक्सटेंड कर वो ये कहता है कि ये जो ह्यूमनिज्म है इसकी बुनियाद ह्यूमन फ्री विल और ह्यूमन फ्री चॉइसेस हैं, लेकिन वो कहता है कि फ्री विल टाइप की तो कोई चीज़ ही नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली अ मैथ। वो कहता है कि साइंस के अंदर दो ही प्रोसेस होते हैं, या डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेसेस हैं या जो है वो रैंडम प्रोसेस है, या तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कहते हैं इसके अलावा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता, जो फ्री विल है इट्स कम्प्लीटली अ मिथ। इसके बाद वो डिस्कशन को आगे बढ़ाता है हरारे इस किताब के अंदर, और वो कहता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो फीलिंग्स हैं बेसिकली दे आर बायोकेमिकल एल्गोरिथम्स। वहाँ पे वो ये कहता है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर हमारे पास सफिशिएंट डाटा हो और हमारे पास एक बड़ी कंप्यूटेशनल कैपेसिटी और कंप्यूटेशनल पावर हो, तो हम उसकी बेस के ऊपर एक्सटर्नल एल्गोरिदम्स डेवलप कर सकते हैं, और वो एक्सटर्नल एल्गोरिदम्स जो हैं वो इंसान को इंसान से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे।
यहाँ पे वो ये ऐड करता है कि अगर एल्गोरिदम्स इंसान को इंसान से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना शुरू कर देंगे तो वो टाइम होगा जब अथॉरिटी शिफ्ट हो जाएगी इंसानों से एल्गोरिदम्स के पास। और फिर वो ये कहता है कि जो बायोकेमिकल एल्गोरिदम्स हैं, फिर वो ये कहता है कि इंसान की जो फीलिंग्स हैं, चूँकि ये बायोकेमिकल एल्गोरिदम्स हैं, तो इंसान उनको जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करता है। इसमें वो एक एग्जांपल देता है, वो ये कहता है कि अगर एक बैबून है और वो अफ्रीका सवाना के अंदर एक सर्वाइवल का इशू फेस कर रहा है, एट द वर्ज ऑफ डेथ है, तो अब उसको सामने जो है वो बनानास केले नज़र आते हैं, लेकिन करीब ही एक शेर भी है। अब वो जो है वो चीज़ों को एनालाइज ही करेगा, वो जो उसके पास बायोकेमिकल कैलकुलेशंस ही करेगा डिसीजन मेकिंग के लिए कि शेर जो है वो जाग रहा है या सो गया है, जो दरख्त है वो कितनी दूर है, शेर की भागने की स्पीड कितनी है, मैं कितनी तेज़ी से भाग के अब वो बनानास को लेके और एस्केप कर सकता हूँ। इस तरह की बायोकेमिकल कैलकुलेशंस करेगा और उसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन करेगा। फिर वो कहता है कि वो भी जो डिसीजन होगा वो भी नंबर्स की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि वो डिसीजन जो है वो फीलिंग्स की फॉर्म में होगा। अगर उसको लगता है कि वो इजीली इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर लेगा तो वो करेजियस फील करेगा और उसकी जो चेस्ट है वो बड़ी पम्प्ड अप होगी। और अगर उसको लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकता या बहुत मुश्किल है, तो एक फियर की फीलिंग उसके ऊपर डोमिनेट आपको नज़र आएंगी। तो ये इस एग्जाम्पल से वो इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता है। फिर वो ये कहता है कि बायोटेक वर्ल्ड और इन्फोटेक वर्ल्ड के दरमियान जो वॉल है वो बड़ी तेज़ी के साथ डिप्लीट हो रही है, वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ख़त्म हो रही है। और कहता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो गूगल है, जो अमेज़ोन है, जो फेसबुक है, ये इन्फोटेक कॉर्पोरेशन से बायोटेक कॉर्पोरेशंस बन जाएंगी। अब बायोटेक्नोलॉजी से मुराद क्या है? बायोटेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि इंसान इस काबिल हो जाएगा कि वो अंडर दी सरफेस या अंडर द स्किन जो इन्फॉर्मेशन होगी उस इन्फॉर्मेशन को भी गैदर करने के काबिल हो जाएगा। वो किस तरह से हो जाएगा कि मसलन वो एक एग्जांपल देता है, वो कहता है कि जो अमेज़ॉन किंडल को आपके साथ एक बायोमेट्रिक सेंसर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, आप जो एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, तो उस लाइन का आपके माइंड के ऊपर, आपकी ब्रेन के ऊपर, आपकी पल्स के ऊपर, आपकी हार्ट रेट के ऊपर, आपकी फीलिंग्स के ऊपर, आपकी इमोशंस के ऊपर क्या असर आ रहा है, वो पूरी तरह से उस डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा। आखिर के ऊपर वो आपको भी आपसे ज़्यादा बेहतर जानने लग जाए। और वो कहता है कि फिर आप अपने डिसीजन जो हैं वो गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक और इन सारी लोगों चीज़ों से गाइड ले के, बल्कि इन रहनुमाई ले के किया करेंगे, बल्कि रहनुमाई भी कह लेना कि ये आपकी फीलिंग्स को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी डोमिनेट करें। मसलन वो ये कहता है कि मेडिकल साइंस में तो इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया ऑलरेडी। वो इसमें एंजेलिना जोली की एग्जांपल देता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल आया जिसमें बताया गया कि एंजेलिना जोली ने जब अपना डीएनए स्कैनिंग करवाई और तो उसको पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसा जीन है जिसमें 87% चांसेस हैं कि वो उसको ब्रेस्ट कैंसर काज कर सकता है। तो दो कि वो शी वॉज फीलिंग वेल एट दैट टाइम, लेकिन शी रिलाइड ऑन द एल्गोरिथम। और फिर वो कहते हैं कि शी वेंट थ्रू फ्रॉम वो सेक्टमी द रिजल्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स कि आपको कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी 87% है ब्रेस्ट कैंसर की। तो इसी तरह फिर वो आगे बात करता है, वो ये कहता है कि इसी तरह अगर आपको एक बायोमेट्रिक ब्रेसलेट आपको पहना दिया जाए, जो बायोमेट्रिक ब्रेसलेट होगा और वो आपकी अंडर द स्किन जो भी इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये बायोकेमिकल सिग्नल्स ही हैं या बायोकेमिकल एल्गोरिदम्स ही हैं या बायोकेमिकल कैलकुलेशंस ही हैं, तो वो आपके बायोकेमिकल जो आपके एल्गोरिदम्स हैं वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उस डाटा एक्सट्रैक्ट करने की बेसिस के ऊपर आपको आपसे भी ज़्यादा जाना चाह सकेगा। इवन ये भी देखा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, मतलब जो अंडर द स्किन इंफॉर्मेशन है उसको भी वो जानने लग जाएंगे। तो इससे वो कहता है कि एक डर ये है, एक खदशा ये है कि इससे डिजिटल डिक्टेटरशिप दुनिया में कायम ना हो जाए। तो वो अपने इस खौफ का इजहार करता है। तो वो ये कहता है कि पुराने टाइम के अंदर जो थी वो जो अथॉरिटी थी वो स्क्रिप्चर्स के पास थी, अबव दिस वर्ल्ड थी या अबव द क्लाउड्स थी।
वो ये कहता है कि पहले पुराने टाइम के अंदर जो अथॉरिटी थी वो अबव द क्लाउड्स थी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी, लेकिन वो कहता है कि उसके बाद ह्यूमनिज़म में ये अथॉरिटी फीलिंग्स के पास आ गई, लेकिन कहता है कि आज के जो आने वाला वक्त है उसके अंदर ये अथॉरिटी जो है वो डाटा के पास शिफ्ट हो जाएगी और एल्गोरिदम्स के पास शिफ्ट हो जाएगी। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है इस किताब का, होमो डीएस का, जिसमें वो फार फ्यूचर जो है ह्यूमंस का उसको प्रेडिक्ट करने की और स्पेकुलेट करने की कोशिश करता है। अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं और आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के ऊपर नए हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।